नमस्कार, द वीक ऑफ शो देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रभात पांडे। एक नजर डालेंगे हफ्ते भर की तमाम अहम और बड़ी खबरों में। सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश विधानसभा, जहां जनमत की आवाज कानून बनती है, जहां बहसों से नीतियां बनती हैं और जहां हर सत्र जनता की उम्मीदों को नई दिशा देने का अवसर होता है। लेकिन हाल के वर्षों में इन सत्रों की पहचान बदलती गई है। नीतियों से ज्यादा नारों की गूंज, विधायी चर्चाओं से ज्यादा राजनीतिक टकराव और उसी परंपरा को सोमवार के मानसून सत्र की शुरुआत ने फिर दोहराया। सत्र की शुरुआत श्रद्धांजलियों से हुई, लेकिन उसके बाद कुछ ही मिनटों में विपक्ष ने सरकार पर आरोपों की बौछार कर दी। देखिए ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश विधानसभा, जहां जनमत की आवाज कानून बनती है, जहां बहसों से नीतियां बनती हैं और जहां हर सत्र जनता की उम्मीदों को नई दिशा देने का अवसर होता है। लेकिन हाल ही के वर्षों में इन सत्रों की पहचान बदलती गई है। नीतियों से ज्यादा नारों की गूंज, विधायी चर्चाओं से ज्यादा राजनीतिक टकराव और उसी परंपरा को आज के मानसून सत्र की शुरुआत ने फिर दोहराया। सत्र की शुरुआत श्रद्धांजलियों से हुई, लेकिन उसके कुछ ही मिनटों बाद विपक्ष ने सरकार पर आरोपों की बौछार कर दी। कांग्रेस ने ओबीसी आरक्षण को लेकर सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया, तो वहीं सत्तारूढ़ बीजेपी ने इसे कांग्रेस की आंतरिक फूट से ध्यान हटाने की कोशिश बताई। कांग्रेस विधायकों ने गिरगिट और तख्तियों के साथ प्रदर्शन किया, तो बीजेपी ने कमलनाथ की अनुपस्थिति पर सवाल उठाया। गिरगिट लेकर विधानसभा पहुंचे कांग्रेस विधायक, विधानसभा परिसर में तख्तियां लेकर प्रदर्शन, सरकार पर बार बार रुख बदलने का आरोप, ओबीसी वर्ग को पूर्ण 27% आरक्षण की मांग, गांधी प्रतिमा के सामने नारेबाजी, जनप्रतिनिधियों पर पाबंदी को लेकर भी आपत्ति। विपक्ष के हंगामे के चलते स्थगित हुई पहले दिन की कार्यवाही। कथनी और करनी में फर्क है, इसलिए आज गिरगिट सरी का हमने दिखाया कि जो गिरगिट रंग बदलता है उससे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी रंग बदलती है। आप 27% आरक्षण की बात करते प्रदेश के अंदर, आप 13% आज रिजल्ट रोक रखा है। आप पूरे प्रदेश के ओबीसी वर्ग के जो बच्चे जिनकी एज जा रही है परीक्षाओं की, क्या आप उनके लिए संवेदनशील है? विधानसभा में कांग्रेस के विरोध और नारों पर सरकार की ओर से तीखी प्रतिक्रिया आई। राज्य के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने कहा कि कांग्रेस अब मुद्दा विहीन हो चुकी है और पुराने मामलों की रट लगा रही है। उन्होंने कहा कि सत्र को बाधित करने की ये रणनीति केवल जनता का समय और संसाधन बर्बाद करना है। कुछ व्यवस्था में अगर कुछ कमी है उसको दूर किया जा सकता है, लेकिन कांग्रेस के पास मुझे लगता है कि कोई विषय बचा ही नहीं है। केवल इन्हीं बातों को लेकर के वो जनता के बीचों बात करते हैं। बहरहाल मानसून सत्र की शुरुआत विवादों और विरोध के साथ हुई है। कांग्रेस जहां सरकार पर जन विरोधी होने का आरोप लगा रही है, वहीं बीजेपी इसे सस्ती लोकप्रियता की राजनीति मान रही है। ऐसे में असल सवाल यही है कि क्या जनता के मुद्दों पर सार्थक बहस होगी या सत्र एक बार फिर राजनीतिक शोर में गुम हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा मानसून सत्र 2 दिन में सदन में जो कुछ हुआ उसने लोकतंत्र की गरिमा पर सवाल खड़े कर दिए। पहले दिन कांग्रेस विधायक गिरगिट के खिलौने लेकर सदन पहुंचे और दूसरे दिन भैंस के आगे बीन बजाते नजर आए। एक और जहां सत्तारूढ़ बीजेपी सरकार अपनी योजनाओं और उपलब्धियों के दम पर चर्चा को आगे ले जाने का दावा करती रही, तो वहीं विपक्ष यानी कांग्रेस प्रतीकात्मक विरोध के जरिए सरकार को घेरने की कोशिश में रही। देखिए ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश विधानसभा मानसून सत्र चल रहा है, जहां जनता को उम्मीद होती है कि उनके प्रतिनिधि उनके मुद्दों को बुलंद करेंगे, बहस होगी, समाधान निकलेंगे। लेकिन बीते 2 दिनों में सदन में जो कुछ हुआ उसने लोकतंत्र की गरिमा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पहले दिन कांग्रेस विधायक गिरगिट के खिलौने लेकर सदन पहुंचे और अब दूसरे दिन भैंस के आगे बीन बजाते नजर आए। एक और जहां सत्तारूढ़ बीजेपी सरकार अपनी योजनाओं और उपलब्धियों के दम पर चर्चा को आगे ले जाने का दावा कर रही है, तो वहीं विपक्ष यानी कांग्रेस प्रतीकात्मक विरोध के जरिए सरकार को घेरने की कोशिश में जुटी है। कांग्रेस का भैंस प्रदर्शन, भैंस के आगे बीन बजाते नजर आए कांग्रेस विधायक। उमंग सिंघार के नेतृत्व में हुआ प्रतीकात्मक विरोध।
विधायकों ने निभाई भैंस की भूमिका, सरकार को बताया जवाब न देने वाली, सदन के बाहर कांग्रेस का रचनात्मक विरोध। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार भैंस की तरह हो गई है, जो नहीं सुनना चाहती प्रदेश की जनता की आवाज। हम जनता के लिए बीन बजा रहे हैं। ये सरकार है जो कुछ नहीं सुनना चाहती, इसलिए बीन एक जनता की बीन है जो कांग्रेस पार्टी बजा रही है। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस के इस विरोध प्रदर्शन पर कटाक्ष करते हुए कहा कि आज नाग पंचमी है और कांग्रेस भैंस लेकर आई है। ये कभी गिरगिट लाते हैं तो कभी भैंस। आप सब जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, इसीलिए सदन की मर्यादा बनाकर रखनी चाहिए, लेकिन ऐसा दिखता नहीं है। आप 2.5 लाख से ज्यादा वोटरों के बीच में से चुन के आते हैं, तो चुन के आने के लिए अपनी मर्यादा के आधार पर आपको पूरा अधिकार है। आप फ्लोर पे बोले, सदन में बोले, महात्मा गांधी जी के सामने अपना शांतिवादी जो आपको बात रखना वो सब रखे। मुझे तो वो वन्य प्राणी पे दया आती जो इस बात पे हंसते होंगे कि ये हमारा रूप बना के भैंस क्यों बनना चाहते हैं। बहरहाल मध्य प्रदेश विधानसभा सत्र में कांग्रेस ने भैंस और बीन जैसे प्रतीकों से सरकार पर निष्क्रियता का आरोप लगाया, तो बीजेपी ने इसे सदन की मर्यादा का उल्लंघन बताया। कांग्रेस का कहना है कि सरकार जनता की आवाज नहीं सुन रही, वहीं बीजेपी इसे ड्रामा और दिखावा बता रही है। दोनों पक्ष अपनी अपनी भूमिका में हैं, लेकिन सवाल यही है कि क्या अब विधायक जनता के मुद्दों की जगह मनोरंजन और प्रतीकों की राजनीति करने लगे हैं, और क्या यही है हमारे लोकतंत्र का नया स्वरूप? ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश की राजनीति में यदि कोई एक तबका ट्रिगर पॉइंट बन गया है तो वो है आदिवासी समाज, जिसकी आबादी करीब 2 करोड़ है, यानी कुल जनसंख्या का 21% और जिसके हाथ में 47 विधानसभा सीटों की चाबी है। यही वजह है कि विधानसभा के मानसून सत्र में जब कांग्रेस ने आदिवासी अधिकारों को लेकर प्रदर्शन किया तो वो सिर्फ एक विरोध नहीं था, बल्कि आने वाले चुनावों की भूमिका भी थी। लेकिन बीजेपी ने इस प्रदर्शन को सियासी ड्रामा बताया। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की राजनीति में यदि कोई एक तबका ट्रिगर पॉइंट बन गया है तो वो है आदिवासी समाज, जिसकी आबादी करीब 2 करोड़ यानी कुल जनसंख्या का 21% है और जिसके हाथ में 47 विधानसभा सीटों की चाबी है। यही वजह है कि विधानसभा के मानसून सत्र में जब कांग्रेस ने आदिवासी अधिकारों को लेकर प्रदर्शन किया तो वो सिर्फ एक विरोध नहीं था, बल्कि आने वाले चुनावों की भूमिका भी थी। लेकिन बीजेपी ने इस प्रदर्शन को सियासी ड्रामा बताया और दावा किया कि लाडली बहना, जन मन और आवास योजनाओं से सरकार आदिवासियों को सशक्त बना रही है। विधानसभा में आदिवासी अधिकारों की गूंज, पत्तों की माला पहनकर कांग्रेस का प्रतीकात्मक प्रदर्शन, जल जंगल जमीन बचाओ के लगे नारे, आदिवासियों की जमीन छीनने का आरोप, वन पट्टों को निरस्त करने पर नाराजगी, पेसा कानून लागू न करने का आरोप। जब सुप्रीम कोर्ट कह चुका 2006 के पहले के पट्टे देना, तो सरकार क्यों नहीं देना चाहती? सरकार 1.25 लाख 1.5 लाख पट्टे पेंडिंग क्यों है? बताएं। जल जंगल जमीन की बात है तो आदिवासियों को पूरा नाता है, तो इसमें कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। ये एक सांकेतिक था, सरकार बात नहीं करना चाहती। हमने स्थगन लगाया, क्यों नहीं आप तत्काल इस पर चर्चा करना चाहते हो? बताया सरकार। वहीं कांग्रेस के पत्ते पहनकर प्रदर्शन पर बीजेपी ने तंज कसा। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि कांग्रेस तो यही चाहती है कि आदिवासी समाज के लोग पत्ते पहने और इनका काम बनता रहे। कांग्रेस की मानसिकता ही शाही है। ये चाहते हैं कि अनुसूचित जनजाति के लोग पत्ते पहन कर रहें और हम चाहते हैं कि अनुसूचित जनजाति के लोग पैंट सूट में रहें, कपड़े पहनकर इस देश में शासन करें और शासन में भागीदारी करें। लेकिन ध्यान रखना, अब कांग्रेस को पत्ते पहनने भी नहीं मिलेंगे। बहरहाल मध्य प्रदेश की राजनीति में आदिवासी तबका अब सिर्फ आंकड़ा नहीं बल्कि एक निर्णायक शक्ति बन चुका है। यही कारण है कि कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन विधानसभा के मानसून सत्र में सिर्फ एक मुद्दा नहीं था बल्कि एक संदेश था। लेकिन बीजेपी ने इस विरोध को प्रतीकवाद की राजनीति बताया। दोनों दलों की ये जुबानी जंग सीधे सीधे आदिवासी वोट बैंक की सियासत से जुड़ती है, जो आने वाले चुनावों में सत्ता का संतुलन तय कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24।
आगे बढ़ेंगे। मालेगांव बम विस्फोट मामले में पूर्व भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर समेत सभी 7 आरोपियों को एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने बरी कर दिया। इस फैसले ने मध्य प्रदेश की सियासत में हलचल मचा दी। भाजपा नेताओं ने इसे सत्य और सनातन की जीत बताया तो कांग्रेस ने फैसले पर सवाल उठाए। देखिए ये रिपोर्ट। मालेगांव बम विस्फोट मामले में पूर्व भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर समेत सभी 7 आरोपियों को एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने बरी कर दिया है। इस फैसले ने मध्य प्रदेश की सियासत में हलचल मचा दी है। भाजपा नेताओं ने इसे सत्य और सनातन की जीत बताया तो कांग्रेस ने फैसले पर सवाल उठाए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने 2008 के मालेगांव विस्फोट मामले में अदालत के फैसले की सराहना की और कहा कि कांग्रेस नेताओं खासकर दिग्विजय सिंह को हिंदू आतंकवाद की झूठी कहानी गढ़ने और संतों को बदनाम करने के लिए माफी मांगनी चाहिए। सीएम यादव ने कहा, सत्यमेव जयते। मालेगांव विस्फोट मामले में सभी आरोपियों का निर्दोष साबित होना कांग्रेस की संकीर्ण मानसिकता पर करारा प्रहार है। सीएम यादव ने जोर देकर कहा कि हिंदू आतंकवाद का विमर्श गढ़ने वाली कांग्रेस को हमेशा याद रखना चाहिए कि एक हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकता। वहीं इस फैसले से भावुक हुई उमा भारती ने कहा कि साध्वी प्रज्ञा को झूठे आरोपों में वर्षों तक प्रताड़ित किया गया। ये एक राजनीतिक षड्यंत्र था। मालेगांव विस्फोट केस 29 सितंबर 2008 मालेगांव, महाराष्ट्र। मस्जिद के पास मोटरसाइकिल में विस्फोटक, 6 लोगों की मौत, 101 घायल। कोर्ट का फैसला, सबूत नहीं, आरोपी बरी। धारणाओं के आधार पर दोष तय नहीं किया जा सकता। कोर्ट, हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकता। डॉक्टर मोहन यादव। भगवा आतंकवाद की साजिश कांग्रेस ने रची। उमा भारती। उन्होंने इतनी अनंत यातनाएं झेली, ये खाली जीवित बचे रह गए हैं, मैं आपको बताऊं। लेकिन फिर भी इन्होंने तय किया कि इनको आत्म बलिदानी को होंगी। इन लोगों को देश से माफी मांगो, हिंदुओं से माफी मांगो। माफी ना मांग सको तो गंगा जी में कूद जाओ, या नर्मदा जी बगल में है, या कूद जाओ जो मध्य प्रदेश वाली। वहीं दिग्विजय सिंह ने कहा कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, जबकि उनके विधायक बेटे जयवर्धन सिंह ने कहा कि जो लोग नाथूराम गोडसे जैसे हत्यारे का समर्थन करते हैं उनके लिए हमारे दिल में कोई जगह नहीं है। साध्वी प्रज्ञा कई बार महात्मा गांधी के हत्यारों की तारीफ कर चुकी हैं। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि वो उन्हें माफ नहीं कर पाएंगे। ऐसे में सवाल ये है कि बीजेपी नेता आज भी उनका समर्थन क्यों कर रहे हैं। हमारे संविधान में ऐसे लोग जो गोडसे को पूछते हैं उनके लिए कोई जगह नहीं है हमारे परिवार में या पार्टी में। प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा है कि वो भी कभी साध्वी प्रज्ञा को माफ नहीं कर पाएंगे। तो मैं उन भाजपा के साथियों से मैं आग्रह करूंगा जो जश्न मना रहे हैं कि थोड़ा जो बात मोदी जी ने कही थी वो उसका भी संज्ञान ले। बहरहाल मालेगांव विस्फोट केस में करीब 17 साल बाद आया अदालत का फैसला न सिर्फ कानूनी मोर्चे पर अहम रहा बल्कि इसने राजनीतिक और वैचारिक बहस को भी नए सिरे से हवा दी है। जहां बीजेपी इस फैसले को सनातन धर्म और साधुओं की जीत बता रही है तो वहीं कांग्रेस विचारधारा और बयानबाजी को लेकर सवाल उठा रही है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि ये फैसला सिर्फ न्याय तक सीमित रहेगा या राजनीति में भी दूरगामी असर डालेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र लगातार हंगामे की भेंट चढ़ता गया। सत्र के 5वें दिन की शुरुआत भी जबरदस्त सियासी घमासान के साथ हुई। कांग्रेस ने खाद और बीज की किल्लत को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। नैनो हटाओ, किसान बचाओ के नारों के साथ कांग्रेस विधायकों ने सदन परिसर में प्रदर्शन किया। इसी पर देखिए ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र लगातार हंगामे की भेंट चढ़ता जा रहा है। सत्र के 5वें दिन की शुरुआत भी जबरदस्त सियासी घमासान के साथ हुई। कांग्रेस ने खाद और बीज की किल्लत को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। नैनो हटाओ, किसान बचाओ के नारों के साथ कांग्रेस विधायकों ने सदन परिसर में प्रदर्शन किया। कांग्रेस विधायक खाद बीज की बोरियां लेकर सदन में पहुंचे। हालांकि सत्तारूढ़ बीजेपी सरकार का दावा है कि नैनो यूरिया को वैज्ञानिक सलाह के आधार पर बढ़ावा दिया जा रहा है और खाद की मांग को देखते हुए आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है।
लेकिन कांग्रेस इसे मात्र बहाना मान रही है और कह रही है कि सरकार का फोकस किसानों पर नहीं, प्रचार पर है। विधानसभा में गूंजा नैनो हटाओ किसान बचाओ का नारा। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के नेतृत्व में प्रदर्शन, हाथों में खाद बीज की बोरियां और विरोध की तख्तियां। नैनो खाद की प्रतीकात्मक बोतलें लेकर पहुंचे कांग्रेसी। सरकार के वादों पर विपक्ष ने उठाए सवाल। सदन की कार्यवाही हंगामे के कारण सोमवार तक स्थगित। पूरे किसान परेशान हैं, खाद नहीं मिल रही, यूरिया डीएपी नहीं मिल रही, सोसाइटियों पे अलॉटमेंट नहीं आ रहा। किसान के खेत में खाद कैसे आए इसकी बात नहीं करना चाहते। वो किसान अपना परिवार, उसकी रोजी रोटी, वो खेती है, वो जमीन है, उस पर बात नहीं करना चाह रही। वहीं कांग्रेस के प्रदर्शन पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि विपक्ष सिर्फ राजनीति करने में जुटा है, जबकि सरकार किसानों को हर जरूरी संसाधन समय पर उपलब्ध कराने के लिए केंद्र और राज्य स्तर पर समन्वय से काम कर रही है। नैनो यूरिया वैज्ञानिक शोध का हिस्सा है और इसका प्रयोग मिट्टी की सेहत सुधारने और उत्पादन बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। विपक्ष बिना आधार के भ्रम फैला रहा है। वहीं कृषि मंत्री एदल सिंह कंसाना का कहना है कि प्रदेश में खाद की कोई गंभीर कमी नहीं है। जहां जरूरत है वहां आपूर्ति तत्काल बढ़ाई जा रही है। किसानों को गुमराह करने के बजाय विपक्ष को सहयोग करना चाहिए। कांग्रेस दो मुही नीति अपनाती है। कांग्रेस के शासनकाल में कितना हाहाकार मचता था, कितनी की कालाबाजारी होती थी, ये किसी छिपा हुआ नहीं है। इम्पोर्ट कराने के लिए कितनी चुनौती, उसके बावजूद भी यशस्वी प्रधानमंत्री ने हमारे राज्य के लिए वो सब प्रबंधन किए हैं। इसलिए किसी प्रकार की कोई कठिनाई, कोई खाद में किसी बात की तकलीफ नहीं आएगी। कांग्रेस का आरोप निराधार, नैनो यूरिया से कोई नुकसान नहीं हो रहा, खाद की कोई कमी नहीं है। कांग्रेस का कहना निराधार है। मध्य प्रदेश में पर्याप्त खाद है, खाद की कोई कमी नहीं। बहरहाल मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र अब तक आरोप प्रत्यारोप की जंग में उलझा नजर आया। कांग्रेस ने पहले दिन से ही किसानों, युवाओं और आदिवासियों के मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की, जबकि बीजेपी ने इसे महज राजनीतिक नौटंकी करार दिया। पांचवें दिन खाद संकट और नैनो यूरिया जैसे मुद्दों पर विपक्ष सड़क से सदन तक मुखर दिखा, तो सत्ता पक्ष ने नीतिगत फैसलों को वैज्ञानिक और जनहितैषी बताया। 5 दिनों की कार्यवाही में बहस से ज्यादा विरोध और रणनीति से ज्यादा सियासत हावी रही। अब नजर सोमवार पर है, क्या तब मुद्दों पर बात होगी या फिर हंगामे की गूंज ही जारी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश की सरकार ने बीते वर्षों में निवेश के क्षेत्र में आक्रामक रणनीति अपनाई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अगुवाई में प्रदेश सरकार 30 लाख करोड़ रुपए के निवेश की दिशा में आगे बढ़ रही है। सरकार का दावा है कि इन निवेश परियोजनाओं से 23 लाख से अधिक रोजगार पैदा होंगे। इसी कड़ी में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सीहोर में औद्योगिक विकास की नई सौगातें दी। उन्होंने कहा कि जब से हमारी सरकार बनी है, हम हर दूसरे तीसरे दिन उद्योग और रोजगार से जुड़ी योजनाओं पर काम कर रहे हैं। वही विपक्ष इसे सिर्फ कागजी माया बता रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की सरकार ने बीते वर्षों में निवेश के क्षेत्र में आक्रामक रणनीति अपनाई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अगुवाई में प्रदेश सरकार 30 लाख करोड़ रुपए के निवेश की दिशा में आगे बढ़ रही है। सरकार का दावा है कि इन निवेश परियोजनाओं से 23 लाख से अधिक रोजगार पैदा होंगे। वहीं मेक इन एमपी, मिलेट मिशन और सिंगल विंडो क्लियरेंस जैसी योजनाओं के माध्यम से सरकार निवेशकों को अनुकूल माहौल देने का भरोसा भी जता रही है। इसी कड़ी में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सीहोर में औद्योगिक विकास की नई सौगातें दी। उन्होंने कहा कि जब से हमारी सरकार बनी है, हम हर दूसरे तीसरे दिन उद्योग और रोजगार से जुड़ी योजनाओं पर काम कर रहे हैं। सीहोर को मिले निवेश प्रस्तावों से हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा। कांग्रेस के काल में विकास की गति रुकी रही, सिंचाई का रकबा वर्षों तक सीमित रहा, लेकिन हमारी सरकार ने इसे 7 लाख हेक्टेयर से बढ़ाकर 52 लाख हेक्टेयर तक पहुंचाया है। अब प्रदेश का किसान अपने खेतों की तकदीर बदलने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि अब सोने की चिड़िया का नहीं, बल्कि सोने के बाघ का दौर है। मध्य प्रदेश
देश में नंबर 1 बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। सीहोर में 2000 करोड़ का नया औद्योगिक निवेश, बढ़िया खेड़ी में 4 नई औद्योगिक इकाइयों का भूमि पूजन, 6 औद्योगिक इकाइयों को सौंपे आशय पत्र। सीहोर बनेगा मेट्रोपॉलिटन सिटी का हिस्सा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का ऐलान, हम उद्योग नहीं मंदिर बना रहे हैं। ये निवेश सिर्फ लाभ के लिए नहीं, जन कल्याण के लिए है। 100 करोड़ तक निवेश वाले उद्योगों को भारी सब्सिडी, पुरुषों को 5 व महिलाओं को 6000 तक मासिक सहायता। मुझे इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं, पहले की कांग्रेस की शासनकाल में दुर्भाग्य से 1956 में मध्य प्रदेश बना है, लेकिन सिंचाई क्षमता 1956 से लगा करके 2002-03 तक केवल 7 लाख हेक्टेयर तक थी। दृष्टि दोष होने के कारण से आंखों में मोतियाबिंद और कह रहे दुनिया धुंधली दिख रही। अरे भैया, तुम्हारी आंख का ऑपरेशन करा लेते, दुनिया सुंदर दिखने लग जाती। आज 52 लाख से ऊपर हेक्टेयर हो गया है। जो वर्तमान का समय, आने वाले समय में मध्य प्रदेश दुनिया में अलग पहचान बनाएगा और देश में नंबर 1 राज्य बनेगा। सदियों से भारत की पहचान सोने की चिड़िया की तरह थी, लेकिन आज तो बदल गया भारत। माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अब चिड़िया का जमाना गया, अब ये सोने का बाघ आ गया, बाघ। वहीं कांग्रेस का आरोप है कि मध्य प्रदेश में निवेश का वातावरण नहीं बन पा रहा है, एमओयू धरातल पर नहीं उतर पा रहे हैं और सरकार रोजगार के झूठे आंकड़े पेश करने में लगी हुई है। मध्य प्रदेश में जो निवेश का वातावरण है वो वातावरण बन नहीं पा रहा है। मध्य प्रदेश सरकार की दक्षता क्या है निवेश लाने में, 10% भी निवेश नहीं हो पा रहा है, तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और दूसरी चीज, ये जो रोजगार के जो फर्जी आंकड़े बनाए जाते हैं, इन पर थोड़ा सा रोक लगनी चाहिए। बहरहाल मध्य प्रदेश अब सिर्फ खेतों की बात नहीं करता, अब बात करता है फैक्ट्रियों की, स्किल की और स्टार्टअप्स की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विकास की गाड़ी को औद्योगिक पटरियों पर दौड़ाना शुरू कर दिया है। बीजेपी इसे विकास की दिशा में ठोस कदम बता रही है, तो वहीं कांग्रेस इसे घोषणाओं की पुनरावृत्ति बता रही है। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि ये निवेश कितनी दूर तक पहुंचता है और इससे प्रदेश की कितनी तस्वीर बदलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को लेकर जिस तरह से सियासत चल रही है, उससे यह तो साफ है कि इस मुद्दे को कोई भी पार्टी छोड़ने के मूड में नहीं है। कभी धर्मांतरण कानून में सख्ती को लेकर तो कभी प्रदेश में बढ़ रहे इस मुद्दे पर सत्ता और विपक्ष आमने सामने नजर आते रहे हैं। अब डिप्टी सीएम गृह मंत्री विजय शर्मा के बयान ने सियासत में और उबाल ला दिया। देखिए ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण रोकने 1968 का कानून मौजूदा वक्त की चुनौती को रोकने में नाकाम साबित हो रहा है। दुर्ग में 2 नन की गिरफ्तारी बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की शिकायत पर हुई, जिसके बाद इस मुद्दे की आग दिल्ली से लेकर केरल तक फैल चुकी है। संसद में इसे लेकर जमकर हंगामा हुआ और बजरंग दल की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हुए और अब छत्तीसगढ़ में भी विपक्षी नेताओं ने प्रदर्शन कर अपना विरोध दर्ज कराया है। प्रदेश भर में लगातार आ रहे धर्मांतरण के मामले पर गृह मंत्री विजय शर्मा ने धर्मांतरण रोकने जो भी संस्थाएं काम कर रही है उनको संयमित रहने की समझाइश दी है। इसके साथ ही ये भी कहा कि मामला अब न्यायालय में है, विपक्ष केवल हवा बनाने की कोशिश कर रहा है। इसके साथ ही विजय शर्मा ने कहा कि बीरनपुर की घटना पर ये सब क्यों नहीं आए थे। विपक्ष को सभी विषयों को समान रूप से उठाना चाहिए। जो भी इस विषय पर काम करना चाहें वो काम करें। मैं आपसे निश्चित रूप से ये कहना चाहता हूँ कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ में 1968 का धर्म स्वातंत्र अधिनियम लागू है और 1968 के धर्म स्वातंत्र अधिनियम के जितने भी प्रावधान है उस पर ही कार्रवाइयाँ होती हैं। ये प्रावधान अभी आज की परिस्थितियों में पूर्ण पर्याप्त नहीं है और इसलिए अन्य प्रावधानों की आवश्यकता है। उस पर सरकार काम कर रही है। कानून के साथ हम सामने आएंगे। जो भी संस्था इस पर काम करती है संयमित रहें, बस मेरा इतना ही आग्रह है। सिर्फ बजरंग दल नहीं, दूसरी संस्थाओं को भी काम करना चाहिए। राजधानी में विपक्षी सांसदों और नेताओं ने प्रदर्शन किया और न्याय की मांग की। दरअसल धर्मांतरण को लेकर सरगुजा और बस्तर संभाग में जिस तरह कांग्रेस की सरकार के समय विवाद के मामले सामने आए थे, बीजेपी ने उसे मुद्दा बनाया था। लेकिन अब सत्ता परिवर्तन के बाद आरोप ये है कि धर्मांतरण अब शहरों तक पहुंच गया है। गृह मंत्री के बयान को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने गैर जिम्मेदाराना बताया। उन्होंने सवाल किया कि क्या बजरंग दल और सहयोगी संगठन को छूट दे दी गई है।
और आपने उन्हें सर पे बिठा रखा है। तो वही केरल के सांसद का कहना है कि सिस्टर के साथ अन्याय हुआ है और हम उनके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। गृह मंत्री का इस तरह का बयान मैं समझता हूं गैर जिम्मेदाराना बयान है। छत्तीसगढ़ में कानून का राज है कि नहीं है? छत्तीसगढ़ में क्या जंगल राज चल रहा है? क्या छत्तीसगढ़ में बजरंग दल और उनके सहयोगी संगठनों को पूरी तरह से छूट दिया गया है? क्या ये कानून से ऊपर है? क्या ये संयम बरतने का मतलब क्या है? इसका मतलब है आप कहीं ना कहीं उनको सर में बिठा के रखे हो। जो सिस्टर्स के साथ हुआ है यहाँ, वो बिल्कुल इनजस्टिस है। वो हम डे 1 से यही कहते हैं, पार्लियामेंट के अंदर भी बाहर भी सब जगह पे ये इस इश्यू पे ऊपर हमने प्रोटेस्ट किया है, यहाँ भी कर रहे हैं। ये सिस्टर्स जो लाइफ डेडिकेट किया है सर्विस के लिए, पुअर को हेल्प करने के लिए, जो लेप्रेसी पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए, पैलिएटिव केयर देने के लिए, लेकिन उन लोगों पर इतना ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसा आरोप लगा है, वो सेक्शंस डाला है। दिस शोज हाउ अपॉन द सेइंग ऑफ बजरंग दल the police has acted in that manner. प्रदेश सरकार धर्मांतरण को लेकर सख्त रुख अपनाने की तैयारी में है और दिसंबर में होने वाले विधानसभा सत्र में एक कड़ा कानून लाने की बात भी कही जा रही है। लेकिन जिस तरह से प्रदेश में धर्मांतरण को लेकर सियासी टकराव पड़ रहा है, उससे ये तो साफ है कि ये मामला जल्द थमने वाला नहीं है। धर्मांतरण पर शुरू हुआ ये रार अब नीतियों और नारों से निकलकर चुनावी रणनीति का अहम हथियार बन चुका है। अब देखना ये होगा कि प्रदेश में धर्मांतरण की आग कब ठंडी होती है। रायपुर से अद्वैत नाइक की रिपोर्ट। द वीक ऑफ शो में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए IND 24। नमस्कार।